Okay, let's get start. Today we will be discuss history of medieval India from 1206 till 1526. 1206 till 1526. This period known as Delhi Sultanate, known as Delhi Sultanate period in Indian history. Because पिछली क्लास में हमने बताया था कि किस तरह से 1206 ईस्वी से बताया था कि किस तरह से महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और इसके साथ साथ तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और महमूद गजनवी के 17 आक्रमण जो पहले हुए थे, इनका क्रम मैंने आपको बताया था। उसी के क्रम में मैंने बताया कि किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की और गुलाम वंश की स्थापना के साथ ही भारत में मुसलमानों का शासन प्रारंभ होता है। फिर जाके मुस्लिम सत्ता, हालांकि बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या पर अल्पसंख्यक मुसलमानों ने शासन किया। बड़ा ही सोचनी बात है, आप इसको सोचिए, जरा ध्यान से समझिए। आप समझ रहे हो, यहां सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण 711 में सिबाहुद्दीन, ये 711 में होता है, 711 में होता है, ठीक। उसके बाद क्रम चलता है 1000 से लेकर 1027 तक, 1000 से लेकर 1025 तक आप चले आओ, ठीक। 1025 तक चले आओ, 1000 से लेकर 1025 तक। और फिर उसके बाद में 1206 से लेकर भाई साहब 1857। फिर तो जब अंग्रेज ही आते हैं तभी मुसलमानों की सत्ता भारत में कमजोर पड़ती है। ये बात दिमाग में आप डाल लेना अच्छे। फिर जाके उसके बाद चलते हैं, बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ डिस्कस नहीं की जा सकती है, बट जो काफी चीजें उनको डिस्कस कर रहा हूं। गुलाम वंश जो मुसलमानों का शासन है, मुस्लिम वंश जो शासन रहा है, वो हमेशा 1206 से लेकर दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूं 1526 तक रहा है। इस क्रम को याद करने के लिए आप गुल खिले तो सुगंध लो। गुल का मतलब गुलाब, खिले का मतलब खिलजी, तो का मतलब तुगलक और सुगंध का मतलब शयद, लो का मतलब लोदी। ये ट्रिक है, गुल खिले तो सुगंध लो, यानी गुलाम और खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये 5 मुस्लिम राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। इन्होंने दिल्ली से पूरे भारत पर शासन किया है। दिल्ली सल्तनत का मतलब है दिल्ली सल्तनत से पूरे भारत पर इन्होंने शासन किया है। लगभग 320 वर्षों तक शासन किया है। दिल्ली सल्तनत का लगभग 320 वर्षों तक शासन रहता है। अब चूंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पार्ट नंबर 1 जो दिल्ली सल्तनत का था, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से जो गुलाम वंश था उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था लास्ट वाली क्लास में, जिसमें आपका कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर लास्ट में शमसुद्दीन की उमर तक, लास्ट वाली वीडियो आप देखेंगे पता चल जाएगा आपको। पहली बात तो जो पहल जो चीज है वो गुलाम वंश की जानकारी हमें किससे मिलती है। मिनहाजुस सिराज जो था एक दरबारी कवि था। दरबारी कवि जो था वो इल्तुतमिश का था। उसने तबकात नासिरी नामक एक पुस्तक लिखी थी, उससे हमें गुलाम वंश के बारे में जानकारी मिलती है। गुलाम वंश के साथ 9 शासक थे, मैंने आपको बताया था, उसमें बलबन भी गुलाम में ही आता है। बलबन की गुलाम था, गुलामों का गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक, अब हम चर्चा आज ऐबक की कर रहे हैं। ऐबक का शासन 1206 से लेकर 1210 तक रहता है। सब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की और 24 जून 1206 ईस्वी को इसका राज तिलक लाहौर में किया गया और लाहौर से ही इसने पूरे भारत पर पहले शासन किया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब जरा इसकी इंटरेस्टेड कहानी आपको बता देता हूं। गजनी में एक काजी थे, बूढ़े बाबा, उन्होंने इसको किसी से गोद लिया था और इसको पढ़ाया लिखाया, लेकिन अचानक गाजी की मृत्यु हो जाने के बाद गाजी के पुत्र ने इसे मोहम्मद गोरी के हाथ बेच दिया। मोहम्मद गोरी ने इसे कई युद्ध अभियानों में आजमाया और चूंकि ये गुलाम था इसलिए इसका गुलाम इसलिए नाम गुलाम पड़ा क्योंकि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। किससे? उस काजी के लड़के से। इसलिए इसका नाम गुलाम वंश, इसी के नाम पर गुलाम वंश चला है भारत में।
समझ रहे हो, था तो मुस्लिम लेकिन था गुलाम। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और अपने गुलाम को ही मोहम्मद गोरी भारत की सारी राजपाट देकर वापस अपने गजनी चला जाता है, भारत जो उसने विजय किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये तो हम डिस्कस कर दिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में अपना राज तिलक 24 जून को किया और वहां से लाहौर से इसने शासन करना प्रारंभ किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता व दानी प्रवृत्ति के कारण, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता व दानी प्रकृति के कारण, भाई साहब कैमरा कुछ जरा पास में लेके आओ। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता व दानी प्रकृति के कारण उसे भारतीय इतिहास में लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। दानी था, चूंकि पढ़ा लिखा था, अन्य मुसलमानों की तरह नहीं था, अन्य लोगों की तरह नहीं थे जो बर्बर थे, था तो बर्बर लेकिन पढ़ा लिखा था, इसलिए दानी प्रवृत्ति का भी व्यक्ति था, जिसको लाख बख्श कहा जाता है भारतीय इतिहास में की उपाधि से जाना जाता है। चूंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डाली थी। और जो आज भी दिल्ली में स्थित है, अगर भाई साहब कुतुब मीनार झूठी है जो आज स्थित है, तो इतिहास भी झूठा हो सकता, बट कुतुब मीनार सच है, इतिहास भी सच है यार। तो कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। कुतुब मीनार का नाम, ठीक, नेम ऑफ कुतुब मीनार, ओके, नेम ऑफ कुतुब मीनार सेलिब्रेटेड बाई या क्वाइंड बाई सूफी सेंट ख्वाजा बख्तियार काकी। ठीक, ख्वाजा बख्तियार काकी, कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरे भारत पर जो शासन किया वो लाहौर से वैसा शासन किया। कहां से शासन किया? लाहौर से शासन किया। लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली को शिफ्ट कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण अजमेर जो राजस्थान में पड़ता है करवाया था। याद कर लेंगे आप अच्छे से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो दिल्ली में पड़ती है का निर्माण करवाया था। 3 फैक्ट ऐबक से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? पहला फैक्ट, इसे लाख बख्श कहा जाता है। दूसरा, 2.5 दिन का झोपड़ा इसने अजमेर में बनवाया था। और कुब्बतुल इस्लाम जो मस्जिद है वो उसने दिल्ली में बनवाई थी। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। ऐबक को गोरी ने मलिक की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि? कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने मलिक की उपाधि दी थी। हसन निजामी जो एक महत्वपूर्ण इतिहासकार था, वो इसके दरबार में, हसन निजामी इसके दरबार में रहता था कुतुबुद्दीन ऐबक के, जिसने ताजुल मुसाहिर नामक ग्रंथ की रचना की थी। ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी वही बख्तियार खिलजी लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, जिसने चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में भाग लिया था और अचानक राजा जयचंद के तीर आंख में लगा था इसी का, तब जाके राजा जयचंद हाथी से नीचे गिर गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, ऐबक ने के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। वही नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 412 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम ने बिहार में की थी, और जिसको बाद में, देखो, मुस्लिम आक्रमणकारियों का सबसे बड़ा खतरनाक इंपैक्ट रहा इंडिया में, वो ये रहा कि उन्होंने हिंदू संस्कृति को दिल भर के जलाया है, नष्ट किया। हिंदू संस्कृति पर मुस्लिम संस्कृति को थोपने की कोशिश की है, और ऐसा हुआ भी है। हालांकि बाद में, चूंकि इतिहास तो हिंदू गौरव पहले भी रहा है, लेकिन चूंकि दिल्ली सल्तनत में मुगल पीरियड में हिंदू गौरव को नष्ट किया गया और मुस्लिम गौरव उस पर थोपा गया। हालांकि मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप इतिहास के अगर पाठक हो, अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो आप खुद समझोगे कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। अगर आप बेहतरीन समझ रखते हो और आप इतिहास के समझदार हो, अगर आप इतिहास में आपकी रुचि है, तो मुझे समझ में आता है और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इतिहास आपको जरूर पढ़ना चाहिए, अच्छे से डीपली ऑथेंटिक बुक का अध्ययन करना चाहिए। जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं उनकी बुक का अध्ययन करो, सच्चाई से पर्दा हट जाएगा। ऐबक को गोरी, ठीक, इसने ताजुल मुसाहिर नामक ग्रंथ की रचना की थी। ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। वो कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी 4 माह तक जलता रहा था।
कई इतिहासकार लिखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगने के बाद, चूंकि नालंदा विश्वविद्यालय उस टाइम एशिया में ही नहीं बल्कि दुनिया में बौद्ध शिक्षा का केंद्र बना हुआ था, जहां एडमिशन लेने के लिए बहुत कठिन परीक्षा होती थी और जिसमें एडमिशन पाना ही विद्यार्थी अपना भाग्य समझता था। ठीक है, उसको जलाया, लगभग 4 महीने तक आग जलती रही। 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उसको लाहौर में दफनाया जाता है। ये हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, इससे बाहर कुतुबुद्दीन ऐबक से कभी क्वेश्चन बनता नहीं है। क्वेश्चन बनेगा तो कहां? तबकात-ए-नासिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? मिनहाज-उस-सिराज ने। यहां से अंडरलाइन कर लोगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां से शासन किया? लाहौर से। 24 जून में इसका राजतिलक लाहौर में किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? इसने निर्माण स्टार्ट करवाया था। हालांकि इसको अभी इल्तुतमिश भी बनवाएगा इसको, लेकिन इसके 5वीं मंजिल का क्रिएशन फिरोज शाह तुगलक करवाएगा। वो आपको तुगलक डायनेस्टी में बताऊंगा आगे मैं। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? इसी ने डाली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया था? इसी के जो संत गुरु थे वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश ने गुलाम वंश की राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया। इसे 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई थी। ऐबक को मलिक की उपाधि गोरी ने दी थी। हसन निजामी इसका दरबारी कवि था। इसने ताजुल मुसाहिर नामक ग्रंथ की रचना की थी। ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था और 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर, और इसको लाहौर में दफनाया गया था। इसके अलावा कभी कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब जरा हम आते हैं जो थर्ड था। हालांकि इसमें हमने लास्ट आराम शाह लिखा है। 1210 से लेकर 1211 तक मात्र 8 महीने तक आराम शाह ने शासन किया था। एक लेस इंपॉर्टेंट इनएलिजिबल रूलर था, अयोग्य शासक था। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसमें से कभी कुछ आज तक बना नहीं है। 8 माह तक शासन रहा, बस क्रम आप देख लो। थर्ड नंबर पे जो गुलाम वंश में आता है वो इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश वाज द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, स्पेशली गुलाम डायनेस्टी। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश की कहानी यह है कि इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का था तो गुलाम, लेकिन बाद में दामाद बन गया था। पहले इसका गुलाम था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, लेकिन चूंकि बाद में इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की से ब्याह किया था। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में आराम शाह दूसरे नंबर का शासक की हत्या कर दी और गद्दी हथिया ली। उसने 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या कर दी और गद्दी हथिया ली। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। पहले वो ऐबक का गुलाम और फिर उसका दामाद बना। क्लियर है चीज? बता चुका हूं आपको। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थापित की। सिंपल चीज है। यहां से इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के अधूरे कार्य को पूरा करवाया था। कुतुब मीनार क्रीमेशन स्टार्टेड बाई बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक, okay, and some works completed by इल्तुतमिश, okay। अधूरे कार्य को पूरा करवाया था। इल्तुतमिश प्रथम तुर्क शासक था जिसे बगदाद इराक की राजधानी आज पड़ती है। पहले बगदाद जो मुस्लिम वंश का जो खलीफा कहा जाता, खलीफा का मतलब होता सारे मुसलमानों का हेड। खलीफा के सुल्तान की वैधानिक स्वतंत्रता ली थी, वैधानिक लेजिटिमेट एक्नॉलेजमेंट उसने ली थी। वैधानिक स्वीकृति को लेजिटिमेट एक्नॉलेजमेंट हिंदी इंग्लिश में कहते हैं। इल्तुतमिश ने अपने शासन काल में 40 सरदारों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बहुत बार पूछा जाता है, इल्तुतमिश ने अपने शासन काल में 40 सरदारों का एक गुट बनाया था जिसे सुल्तान चहलगानी अथवा चहलगानी कहा जाता है। सुल्तान चहलगानी या चहलगानी का मतलब होता है कि जब इल्तुतमिश चलता था,
जब इल्तुतमिश चलता था तो 40 सरदारों का गुट एक नंगी तलवार लेकर, सतीश चंद्रा लिखते हैं अपनी पुस्तक में हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया में, ठीक, लिखते हैं कि जब ये चलता था तो इसके आसपास 40 सरदार नंगी तलवार लेकर चलते थे। और आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। इल्तुतमिश को ही श्रेय जाता है कि उसने दिल्ली के आसपास लुटेरे बसा करते थे और लोकल लोगों को, स्थायी लोगों को लूट लिया जाता था। इसने दिल्ली के आसपास सारे जंगल को साफ करवाया और जंगल को साफ करवा के वहां चौकियां बसवाई और जब चलता था तो पूरा लश्कर इसके साथ चलता था। ठीक है, ये फैक्ट है, याद कर लेना, इंटरेस्टेड फैक्ट है। वह प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा गुलाम शासक था जिसने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे? उस सुल्तान इल्तुतमिश था। इसने चांदी का सिक्का चलवाया था जिसको टाका कहा जाता था और तांबे का सिक्का जिसको जीतल कहा जाता था। कभी कभार पूछ देता है, मैंने देखा है नेट जेआरएफ वगैरह में पूछ देता है यहाँ से। उसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। उसने स्वयं को नासिर मोमीन घोषित किया। उसने खलीफा का नाम अपने सिक्के पर अंकित करवाया था, क्योंकि खलीफा उस टाइम मुस्लिम हेड होता था। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली जो गुलामों की थी वो इल्तुतमिश ने ही स्टार्ट की थी। उसके दरबार में मिनहाजुस्सिराज नामक कवि रहता था जिसने तबकात नासिरी की रचना की थी। उसने चंगेज खान का सामना किया था। उसने किसका सामना किया था? उसने चंगेज खान का सामना किया था। चंगेज खान के बारे में आपने जरूर सुना होगा। चंगेज खान के बारे में आपने जरूर सुना होगा। कहा जाता है, चंगेज खान के बारे में आपको बताऊंगा मैं उसके, ठीक, उसने चंगेज खान का सामना किया था। अबाउट चंगेज खान, कहा जाता है कि चंगेज खान का जन्म 1163 ईस्वी में गोबी रेगिस्तान पड़ता है, चाइना के उस साइड जो मंगोलिया का आजकल पार्ट है उसमें हुआ था। चंगेज खान एक बर्बर खानवादोस जाति का वंशज था। चंगेज खान चूंकि एक कबीले के गुट का, एक कबीले जो युद्ध करने वाले या जो जनजाति होती है उसका हेड बन गया था और उसने अपने शासनकाल में यूरोप तक का जो एशिया का भाग टच होता था उस पर भी शासन किया और रसिया का अधिकांश भाग और एशिया का संपूर्ण भाग लगभग इसके शासनकाल में था। कहा जाता है कि एक बार चंगेज खान अपने कैंप में बैठा हुआ था तो इसने अपने कई भाइयों को मार दिया था। इसके छोटे भाई ने इसकी मछली भूनी गई थी कैंप में, चूंकि बर्बर हुआ करते थे तो इसके छोटे भाई ने इसकी मछली खा डाली थी। मछली भूनी हुई गई थी, जलाई गई थी, तो इसने अपने छोटे भाई को जान से मार दिया था। किसकी बात है? मैं चंगेज खान की बात कर रहा हूं। चंगेज खान मंगोलिया, जो आज मंगोलिया का वो पार्ट पड़ता है, चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पीरियड में ही दिल्ली पर अटैक किया था। सिंधु नदी पर इल्तुतमिश ने चंगेज खान के अटैक को रोका था। ठीक है, सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला 1229 में सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला इल्तुतमिश गुलाम वंश का पहला शासक बना। भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय किसको जाता है? भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही भारत में जाता है। मकबरा का मतलब होता है कि सुल्तान मरे और फिर वहां पर उसकी जो कब्र बनाई जाए उसे ही मकबरा कहते हैं। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। भारत में प्रथम मकबरा बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। उसने जामा मस्जिद का निर्माण बदायूं जो यूपी में पड़ता है और अतारकिन का दरवाजा नागौर राजस्थान में पड़ता है, वहां निर्माण करवाया था। उसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई थी और उसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। इस क्लास में हमने 3 सुल्तानों के बारे में पढ़ा। किन गुलाम सुल्तानों के बारे में पढ़ा? पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था आराम शाह और तीसरा था इल्तुतमिश। इन तीनों को सुल्तानों को पढ़ने के बाद हमारा जो गुलाम वंश का जो होता है, नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, नंबर 2 आराम शाह, नंबर 3 इल्तुतमिश, ये 3 बेसिकली टोटली यहां से कंप्लीट हो जाते हैं। हालांकि मैंने गुलाम की भी टेबल बताया, हमने बताया कि गुलाम वंश में
दिल्ली सल्तनत पे किस तरह से गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया, और उसके बाद इसके 9 लगभग आते हैं जिसमें बलबन भी इसमें आ जाता है, शासन करते हैं। उसके बारे में हमने 3 के बारे में डिटेल से चर्चा की। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसके बाद इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज आता है, क्योंकि इल्तुतमिश को अपने शासन काल में इस बात की जानकारी हो जाती है कि उसके 2 पुत्रों में से कोई भी शासन करने लायक नहीं है, दोनों ही आगे थे। तो उसने अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया सुल्तान को घोषित कर देता है। रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट मुस्लिम लेडी रूलर इन नॉर्दर्न इंडिया। रजिया सुल्तान उत्तर भारत की पहली मुस्लिम शासिका बनी थी और चोगा बहन के दरबार में जाया करती थी। इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे अगली क्लास में। आपने यहां से डिस्कस किया कि किस तरह से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और गुलाम, ये तुम्हारे 5 वंशों ने शासन किया 1206 से लेकर 1526 तक, जिसमें आपका गुलाम वंश आता है 1206 से 1290। इसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को डिस्कस किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ साथ हमने आराम शाह को दूसरे नंबर का था उसको डिस्कस किया, बट आराम शाह इज लेस इंपॉर्टेंट फ्रॉम हियर, ओके। एंड सेकंड एंड देन थर्ड इल्तुतमिश वाज द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत in Ghulam dynasty, okay, in Ghulam dynasty. So major important works done by Iltutmish such as Sultan-e-Chahargani, okay, and coin of okay, and coin of silver, coin of okay, कांस्य, तांबा, इस तरह से पूरी जो एक जानकारी यहां से थी वो आपको कंप्लीट की गई थी। हिंदी माध्यम वालों के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट क्लास है। इंग्लिश मीडियम वालों को जब कभी बताएंगे तो अलग से क्लास उसको मैं बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम के लिए भी क्लास रहेगी। अभी हम थोड़ा सा हिंदी माध्यम पे वर्क कर रहे हैं क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्रों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इसको लेकर ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। 1 या 2 क्वेश्चन आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हो, किसी भी वनडे एग्जाम का आप सेट पेपर उठा के देख लो, आपको जरूर 1 आध क्वेश्चन यहां से मिलेगा। थैंक यू।